नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। देश में कोरोना की रफ्तार बहुत कम हो गई है। राज्य अब धीरे धीरे अनलॉक की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में किसान संगठन भी सरकार के खिलाफ एक बार फिर से मोर्चा खोलने की तैयारी में जुट गए हैं। आंदोलन के 7 महीने पूरा होने पर शनिवार को खेती बचाओ लोकतंत्र बचाओ दिवस के रूप में इसको मनाया जाएगा। किसान राजभवन के बाहर प्रदर्शन करके राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपेंगे और फिर ट्रैक्टर ट्रॉली रैली की तैयारी भी होगी। वेस्ट यूपी के कई इलाकों से काफी संख्या में किसान ट्रैक्टरों के साथ गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं और आंदोलन की अगली रणनीति क्या रहेगी, बड़ी बहस में सबसे पहले किसान नेता राकेश टिकैत के इस बयान को आपको सुनाते हैं। निकलेगी, प्रदर्शन होगा, पैदल मार्च होगा और वहां पे ज्ञापन दिए जाएंगे। ज्ञापन अपना जो डिमांड नोट है वो देंगे कि वो राष्ट्रपति के पास पहुंचे। हाँ, नहीं, अपनी बात तो कहेंगे। जब लोग जाएंगे तो अपनी बात तो कहेंगे। तो कैसे जा रहे हैं? नहीं, ट्रैक्टर से नहीं, वो वैसे ही जाएंगे, शांतिपूर्ण तरीके से जाएंगे। तो किस तरीके से इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है सर? ये तो पूरे देश भर में है। वहाँ की स्टेट अपने तरीके से कर रही है। कोई ट्रैक्टर से कर रहा, कोई गाड़ी से कर रहा, कोई पैदल कर रहा। यहाँ पे क्या प्लान है? यहाँ पे तो हमारा तो लखनऊ में है और दिल्ली का है, तो दिल्ली के लोग जाएंगे, वहाँ पे बात करेंगे। अभी और कोई दिल्ली समय निर्धारित है सर? समय तो वही 12-1 बजे का टाइम होता है, 2 बजे का। और कुछ इसमें जो आप बताना चाहते हैं इस प्रदर्शन के बारे में? 7 महीने हो जाएंगे, तो 7 महीने होने के बाद ये प्रदर्शन हो रहा है गवर्नर के वहाँ, और राष्ट्रपति जी से ये है कि उनको दिया जा रहा है। फिर उसके आगे की क्या रणनीति होगी वो फिर बाद में तय करेंगे। तो वहीं पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा ने कहा कि आंदोलन में कोई समझदार किसान नहीं है, कांग्रेस और कम्युनिस्टों का कब्जा है। ये आंदोलन किसान का आंदोलन नहीं रहा। ये आंदोलन कम्युनिस्ट पार्टी ने और कांग्रेस ने इस आंदोलन को कब्जा किया। तो इनेलो किसानों के आंदोलन के साथ खड़ी है। अभय चौटाला ने कहा कि ओपी चौटाला स्वस्थ होते ही सिंगोर टीकरी बॉर्डर पर किसानों के साथ मुलाकात करेंगे। चौटाला वो शख्स है जो एक दिन भी कभी घर में आराम नहीं किया। उनको हमेशा अपनी पार्टी की, अपने कार्यकर्ताओं की चिंता रही है। जैसे अब स्वस्थ होंगे, आज की डेट में हॉस्पिटल में है, उनका एक्सीडेंट हुआ है, उनके हाथ में चोट है। जैसे ही वहाँ से हॉस्पिटल से घर आएंगे, जैसे ही डॉक्टर उनको इजाज़त देंगे, वो उसी दिन कार्यकर्ताओं के बीच आ जाएंगे। और वो फिर बीच आकर के जैसे उन्होंने पहले अपने कार्यकर्ताओं में जान फूंकने का काम किया, उससे भी ज़्यादा मजबूती के साथ कार्यकर्ताओं में जान फूंकेंगे। वहीं इस किसान आंदोलन को भी बड़ा कर देंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि किसानों की बात को सुना जाए। तो किसान, सत्ता पक्ष और विपक्ष सभी की बातों को आपने सुना, लेकिन अब किसानों की तरफ से आंदोलन को और तेज करने की जो तैयारियां हैं, अब उसके मायने क्या समझे जाएं। आज बड़ी बहस में हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे, चूंकि पश्चिमी यूपी में किसानों के जो ट्रैक्टर हैं उन्होंने एक बार फिर से गाजीपुर बॉर्डर का रुख कर लिया और भारी संख्या में ट्रैक्टर से किसान यहां पर पहुंच रहे हैं। कल सभी जगहों पर, यानी कि पूरे देश के अंदर राजभवन पर जाकर के किसान अपना विरोध जताएंगे और एक ज्ञापन राज्यपाल को सौंपा जाएगा राष्ट्रपति के नाम। इसकी तैयारी भी हो चुकी है और आगे भी आंदोलन को और मजबूत करने की जो रणनीति है वो बनाई जा रही है और अपनी अपनी तरह से जो किसान संगठन हैं वो इस आंदोलन को और मजबूती देते हुए इसको और आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। राकेश टिकैत को भी सुना और किसान की जो आगे की रणनीति है उसको भी आप देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर के कल अब जिस तरीके से राजभवन का घेराव होगा, राज्यपाल को जो ज्ञापन सौंपा जाएगा, उससे क्या ये मान के चला जाए कि इस आंदोलन पे अब इसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्या इससे बात बनेगी, राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने से क्या इसका कोई समाधान निकलेगा और बातचीत के बिना समाधान की ओर कैसे बढ़ेंगे, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। ट्रैक्टर रैली की अगर एक बार फिर से तैयारी हो रही है तो फिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, सवाल अपने आप में ये भी है, चूंकि ट्रैक्टर की भारी संख्या में मौजूदगी बॉर्डर्स के ऊपर होना और 26 तारीख अपने जहन में रखें। राकेश टिकैत इस बात को कई बार दोहरा चुके हैं, तो अब इस 26 तारीख के मायने क्या हैं, ये भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल बरकरार है।
आज की बड़ी बहस में आगे बढ़ें उससे पहले आज के सवाल उस पर भी नजर डालते हैं। सवाल आज की बड़ी बहस का पहला यही है कि राजभवन के घेराव से क्या आगे बात बढ़ेगी। अपने आप में एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल यह भी है कि अगर फिर से ट्रैक्टर रैली की तैयारी हो रही है तो फिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। अब 7 महीने के बाद आंदोलन की अगली रणनीति क्या है, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल अभी भी बरकरार है। तो कुल मिलाकर के ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण सवाल है कि आखिर आंदोलन के आगे की जो रणनीति है वो क्या रहेगी और कैसे राजभवन के घेराव से इसका रास्ता आगे निकलेगा और क्या इससे बात बनेगी, सवाल ये भी बरकरार है। और इसी के साथ आज की बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, पहले उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। रंजीता मेहता जी हमारे साथ जुड़े हुई हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की। बहुत स्वागत रंजीता मेहता जी आपका इस चर्चा में। वेणु अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की। वेणु अग्रवाल जी आपका भी स्वागत। रजत पंजेटा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं नेलो के। रजत पंजेटा जी आपका भी स्वागत। और राजेश दहिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, किसान नेता हैं। राजेश दहिया जी आपका भी बहुत स्वागत है। राजेश जी आपसे इस चर्चा की आज मैं शुरुआत करूंगा। एक तो 7 महीने हो गए इस आंदोलन को चलते हुए, आगे की रणनीति क्या है इसको बताइए। और राज्य भवन का घेराव करके या राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर क्या बात बनेगी। दहिया जी आपका रिएक्शन चाहूंगा। सर 7 महीने हमें आज हो गए हैं, 26 तारीख कल हो जाएंगे। तो हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि सरकार जो चुप बैठी है उसके कानों के जो अंदर रुई डाली हुई है उसको हम निकालने का प्रयास करेंगे। हम राजभवन में घेराव नहीं करेंगे, राजभवन में अपना ज्ञापन देने जाएंगे। उसको सरकार के लिए घेराव बता रही है कि वो घेराव कर रहे हैं। उसकी जिम्मेवारी वहां की प्रशासन की है या पुलिस की है कि वो हमें शांतिपूर्ण तरीके से जाने दे। और जो हमारी डिमांड हैं वो ज्ञापन के तौर पर राज्यपाल हमें वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास भेज दे, जिससे कि प्रेसिडेंट इस मामले को संज्ञान ले कि 7 महीने हो चुके हैं और हमारे जो सरकार है, मोदी साहब हैं या हमारे जो किसान हैं, वो इसमें संज्ञान लेकर किसानों की वार्ता को सफल बनाएं और जो हमारी डिमांड है उनमें गौर करें और उस पर जो प्रतिक्रिया है वो दें, जिससे कि आम जनता देखे कि किसानों के साथ जो अत्याचार हो रहा है वो किसने कर रखा है और क्यों कर रखा है। तो इसलिए हमारा ये जो 26 तारीख का है जिसमें 7 महीने पूरे हुए हैं, ये हम एक सरकार को बताना चाहते हैं। आपने पहले भी देखा होगा कि जितनी बार जैसे अंग्रेजों के टाइम पे भी एक आंदोलन हुए थे तो सरदार भगत सिंह ने असेंबली में एक बम फेंका था ये बताने के लिए अभी हम जो हैं आजादी चाहते हैं और तुम्हारी गुलामी नहीं चाहते हैं। तो हमारा ये ज्ञापन देने का एक मसला ये है कि सरकार को बता दें कि किसान जो हैं वो अभी भी सक्रिय हैं, जैसे कि ये कहते रहे हैं हमारे सरकार वाले, बीजेपी वाले, कि ये कभी किसानों का आंदोलन नहीं है, कभी कांग्रेस का आंदोलन नहीं है। अभी जो है हमारे रामदास शर्मा जी हैं, मैं सुन रहा था आपके चैनल से, वो बेचारा परेशान बैठा हुआ है, उसको कोई पूछ नहीं रहा है, बीजेपी वाले इसको पूछ नहीं रहे हैं। तो अपने आप को वर्चस्व बताने के लिए उसने ये एक संदेशा छोड़ दिया, अभी वो किसान नहीं बैठे हैं। इनको बीजेपी वाले जो नेता हैं इनको एक हवा बड़ा हुआ है कि कांग्रेस जो इस आंदोलन को कर रही है, जबकि आंदोलन किसान कर रहे हैं और किसान के कारण ही हर पार्टी सत्ता में आई है, चाहे वो कांग्रेस हुई है चाहे वो बीजेपी हुई है। तो ये जो बीजेपी वाले हैं इनको ये खुआ है ना किसानों के साथ कांग्रेस मिली हुई है, गलत है। किसान किसी के दम पे अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, किसान खुद लड़ रहे हैं। आपने देखा होगा कि पहले ये कहते थे कि किसान चले गए, किसान खाली हो गए, बॉर्डर खाली हो गए। अरे किसानों ने सारे काम देखने होते हैं, अपने खेत की जमीन भी देखनी होती है, बुआई भी देखनी होती है, फसल की कटाई भी देखनी होती है, उसके बाद वो फसल पहुंचे, उसका पैसा घर में पहुंचे, उसके बाद किसान फिर आ जाते हैं। किसान को सिर्फ 24 घंटे का अल्टीमेटम चाहिए, वो जहां तक पहुंच सकते हैं। किसान की जो ताकत है उसको हमारी सरकार अब तक समझी नहीं हुई है। अगर सरकारी ताकत समझ जाएगी तो ये सरकार जो है हमारी बात को मान के हमारे जो तीनों कृषि कानून पे थोपे गए हैं वो उसको रिफ्ट करे। आज आप जो माहौल बना हुआ है, जैसे आपने आपके चैनल से बताया कि सोनीपत में पुलिस के साथ टकराव हुआ है, वो टकराव क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे जो डीजीपी है ना मनोज यादव जी, वो भी तंग आ चुके हैं और वो फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं कि वो अपने आप को कहते हैं मुझे सेंटर में भेज दो। डीजीपी की सबसे बड़ी पोस्ट कोई नहीं होती हरियाणा प्रदेश के अंदर, लेकिन डीजीपी भी इतना तंग हो चुका है कि वो कहता है कि मुझे सेंटर में नौकरी करने के लिए भेज दो और मुझे यहाँ से रिलीव कर दी जाए। आज की डेट में प्रशासन के सारे अधिकारी, पुलिस और जुडिशरी तक सब परेशान हैं इस प्रशासन सरकार से, लेकिन ये सरकार जो है किसी की सुध नहीं ले रही है और जो अफरा तफरी मची हुई है उसकी जिम्मेवार सब सरकार है। किसान जो जाना चाहेंगे ज्ञापन देने के लिए वो शांतिपूर्ण जाएंगे। आपने टिकैत साहब की बात सुनी, हम सिर्फ अपना ज्ञापन देंगे राज्यपाल को, उसको देने के लिए अगर प्रशासन संयम से काम लेगा तो हमारे ट्रैक्टर के लिए कोई दिक्कत नहीं। हमारे जो ट्रैक्टर हैं वो लाइन में चलते हैं, आराम से चलते हैं और उसकी ट्रैफिक की जिम्मेवारी प्रशासन की होती है जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर होता है। तो आईजी जो अगर कुछ गड़बड़ होती है तो मैंने पहले भी कहा था वो सरकार कराती है और सरकार के ही भरोसे पर होती है। वो जो अपोजिशन वाले हों वो अगर कुछ करना चाहेंगे तो उसको सरकार को कंट्रोल करना चाहिए। सरकार के पास एक डिपार्टमेंट होता है जिसको सीआईडी कहते हैं, सीबीआई, सब उनके पास होते हैं। तो जो आंतरिक सुरक्षा है और जो बाहर की सुरक्षा है ये सब जिम्मेवारी सरकार की होती है।
अगर कोई प्रधानमंत्री अच्छा काम करता है, जैसे हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी थे या राजीव गांधी जी थे या देवगौड़ा जी थे, इस तरह का कोई प्रधानमंत्री अच्छा काम करता है तो उसकी सब तारीफ करते हैं। अगर कोई प्रधानमंत्री गलत काम करता है तो वो एक काला अध्याय बन जाता है। जैसे कि आज चला हुआ है कि अगर इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी कल के दिन, तो वो भी काला अध्याय है कि राहुल गांधी ने उसकी माफी मांग ली है, लेकिन काला अध्याय होता है। और पुराने इतिहास में जाओगे तो आपने देखा होगा मोहम्मद बिन तुगलक था जो एक अच्छा मतलब चलिए दहिया जी, आपने रंजीता जी को अब मुझे लगता है 1-2 पॉइंट दे दिया। अब रंजीता जी आपको इसी बात पर लेकर के कई बार और कई बातों का याद दिलाने वाली हैं, लेकिन फिर भी रंजीता जी, किसानों की आप जो शक्ति है उसको कमतर आंक रही है सरकार। आंदोलन समाप्त नहीं होने वाला, याद दिलाते रहेंगे, इसलिए कल राजभवन का घेराव है। मैं चाह रहा हूं जवाब दें रंजीता मेहता जी। आयुष, कभी कभी हंसी भी आती है राजेश दहिया जी की बातें सुनकर, ताज्जुब भी होता है। अपने आप ही बू दे देते हैं कि ये आंदोलन जो है वो किस तरीके से राजनीति से प्रेरित है, और जो आंदोलन जीवी अब आंदोलन कर रहे हैं उनके साथ कितने असली किसान जुड़े हैं, इसका खुलासा तो खुद स्वयं ही जो किसान है अपनी बाइट्स देकर, अपनी वीडियोस बनाकर अब लगातार सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। जो इन्होंने बात की इंदिरा गांधी जी की कि राहुल गांधी जी ने माफी मांग ली और सब लोग भूल गए। 19 महीने जेल के अंदर पजामों के अंदर चूहे तक छोड़े गए। इस कदर उनकी पिटाई की गई कि 19 महीने के बाद जो रामविलास शर्मा जी की ये बात कर रहे हैं कि वो जब जेल से बाहर आए थे, 19 महीने से भी ज्यादा उन्होंने जेल में लगाए थे, उनसे अपनी टांगों पर चला नहीं जा रहा था। उनके पजामे के अंदर भी चूहे छोड़े गए थे और नीचे से पजामे की गांठ बांध दी गई थी टांगों से, ताकि चूहे अंदर ही रहे। इस तरीके की जिंदगी जो दिखाई गई थी स्वयं सेवकों के ऊपर, उसको ये कहते हैं कि राहुल ने माफ मांग ली और हम सब लोग भूल जाए। ये भुलाई नहीं जा सकती जिस तरीके का काला अध्याय इंदिरा गांधी जी ने चलाया था। आप लोग जो आज ये डिबेट कर रहे हैं और हम सब डिबेट के माध्यम से लोगों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, आपके ऊपर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। आप लोगों को भी इजाजत नहीं थी कि आप कोई भी चीज छाप सके। आप लोग अखबार छापते तो थे पर सफेद पन्ने रहते थे और उसके ऊपर लिखा जाता था कि हमें अलाउड नहीं है बोलना, नॉट अलाउड। मैं इस बात से हैरान हूँ कि इस चीज का विरोध करने की बजाय आज ये कह रहे हैं 26 तारीख को हम गिराव करेंगे, हम राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे। हमने तो कभी भी किसी चीज के लिए मना ही नहीं की। ज्ञापन देने के लिए ट्रैक्टर रैलियां लेके शक्ति प्रदर्शन किया जाता है। पहले जब 26 जनवरी को तिरंगे का इन्होंने अपमान किया था, तभी इन्होंने यही चाहा था कि हम शांतिपूर्ण तरीके से जा रहे हैं। पर जिस तरीके का हुड़दंग मचाया गया दिल्ली के अंदर, जिस तरीके से 400 पुलिस वालों को वहां पर खड्डे में गिरा गया, जिस तरीके से उनकी पिटाई की गई, जिस तरीके से दौड़ा के उनके पीछे तलवारें लगाई गई, तो आज ये कह रहे हैं। लेकिन रंजीता जी, उसी पर तो राजेश दहिया जी ने कहा ना कि वो व्यवस्था बनाना आपका काम है, इंटेलिजेंस आपके पास है, सुरक्षा एजेंसी आपके पास है, व्यवस्था आप बनाए। हम तो रैली करेंगे, हम तो ट्रैक्टर लेके जा रहे हैं, सीधा सीधा ट्रैक्टर लेके जाएंगे। इधर उधर कोई जाता है तो उसको सीधा रखना, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप फेल हो रहे हैं। आज आपके चैनल के माध्यम से पूरे हरियाणा वासियों को बताना चाहती हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर पूरा मेंटेन रहेगा और सरकार को उसके लिए अगर शक्ति बढ़ती बढ़ेगी तो सरकार शक्ति बढ़ेगी। और मैं इनसे ये अब आपकी बारी आएगी जनाब, आप बोलिए। मेरी बारी आएगी तो मुझे बोलने दीजिए। बोलूंगी भी नहीं बोली नहीं, ठीक है दहिया जी, आपको मैंने पूरा समय इसीलिए दिया। आप सुन लेते हैं, रंजीता जी की बात को भी सुनेंगे। रंजीता जी कंप्लीट करें। मैं एक बात पूछना चाहती हूँ आज राजेश दहिया जी से भी और जो विपक्ष बैठे हैं उनसे भी, ये जिस तरीके से हरियाणा के बॉर्डर पर बैठकर ये तांडव किया जा रहा है, क्या वहाँ के राजस्थान के अंदर जब बाजरा नहीं बिकता और वहाँ के किसान का बाजरा नहीं खरीदा जाता है, उसके अभाव से 10,000 करोड़ का वहाँ के किसानों को नुकसान होता है, तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जब पंजाब के अंदर मुआवजा प्रति एकड़ 12,000 की बजाय 8,000 मिलता है तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सुखी है। पंजाब के अंदर बीमा, फसल बीमा योजना जिसके तहत यहाँ हजारों करोड़ आज हरियाणा के अंदर दिया गया, वहां पर नहीं मिलता, इनको कोई दिक्कत नहीं है। पंजाब के किसान जो है उसका मक्का वहां पर नहीं खरीदा जाता है एमएसपी के दर पे, तो इनको कोई दिक्कत। आज दिक्कत सिर्फ ये है कि बीजेपी और जेजेपी का विरोध कैसे किया जाए, क्योंकि सत्ता से बाहर जो है वो विपक्ष से रहा नहीं जाता और बार बार वो उकसाकर जो है किसानों के नाम पर जो अपनी राजनीति चमका रहे हैं। आज चुनूनी साहब या टिकैत साहब, इनसे पूछिए कि ये स्पॉन्सर्ड कांग्रेसी आज कौन सी टिकट से अगली बार कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ने वाले हैं।
सिर्फ और सिर्फ अपनी सीटें बचाने के लिए, जहां पर इनको 1 वोट इनकी बूथ पर मिलती है, जहां पर 1% वोट भी इनको नहीं मिलती पूरे चुनाव के अंदर, वहां पर किस मुंह से आज किसानी की बातें करके ये अपनी राजनीति बार बार चमकाते हैं। इनसे ये पूछिए कि सर छोटू राम कहा करते थे कि ऐ भोले वाले किसान तो अपना और पराया सीख ले, कि कौन तेरा दुश्मन है कौन तेरा अपना है। उसी तरीके से ओम प्रकाश धनखड़ जी जो हमारे कृषि मंत्री रहे पहले, उन्होंने भी ये बार बात बोली थी कि ऐ किसान तो अपनी फसल को बेचना सीख ले, जहां भी वो अच्छा दाम मिलता है तो वो ले, और उसका हमने साबित करके दिखाया। 2 फसलें किसान देख चुका है, रबी की भी और खरीफ की भी। दोनों फसलों के अंदर उनको ना केवल बम्पर प्राइस मिला, बल्कि आज उनका सरसों अगर हम एमएसपी पे नहीं खरीद रहे क्योंकि उनको बाजार से 1200 रुपए ज्यादा मिल रहा है, तो हमने उनको वो ऑप्शन दी। जब अगर नहीं बिकता बाजार में तो हम एमएसपी पे खरीदने के लिए बैठे हैं। तो आज जब किसान खुश नहीं, लेकिन रंजीता जी, अगर भाई देखिए ये किसान हित की बात नहीं कर रहा तो इतना किसान थोड़ी ना इनके साथ जुड़ जाता है, या फिर इतना किसान जुटता नहीं तो ट्रैक्टर लेकर के पहुंचता नहीं वो बॉर्डर पर। अगर आप राकेश टिकैत या गुरनाम सिंह चंडूनी का ही स्पेसिफिक जिक्र कर रही हैं तो उनके कहने पर भी किसान थोड़ी ना जुटता। वो तो कहते ही हमारा भला नहीं चाहते हैं, लेकिन कोई तो बात होगी ना कि किसान पहुंच रहा वहां पर, या सारे के सारे जो पहुंच रहे हैं सिर्फ कांग्रेस पार्टी के या फिर मोटिवेटेड किए हुए लोग हैं, उसमें कोई किसान नहीं है। आप किसी को भी मानने से इनकार कर देंगे कि एक भी किसान नहीं है जो पहुंच रहा बॉर्डर के ऊपर। मुझे एक बात का जवाब दीजिए आयुष, आज जय सैयद जी से पूछिए कि जिन कानूनों को एक काला कानून बनाते हैं उन कानूनों के अंदर काला क्या है? क्या इन 2 फसलों के अंदर इनकी मंडियां बंद हो गई? क्या इनकी एमएसपी बंद हो गई? क्या आड़तियों की दुकानें बंद हो गई? क्या इनकी जमीनें छीन ली गई? तो ये अफवाहों पर और अंदेशों पर जो ठीक है, चलिए अब वेणु जी का मैं रुख कर लेता हूँ। ठीक है वेणु जी मैं चाह रहा हूँ जवाब दें। ठीक है रंजीता जी, अब वेणु जी का मैं रुख कर रहा हूँ। वेणु जी जवाब दें। जी आयुष, बधाई देना चाहूंगी रंजीता जी को, आज बहुत अच्छी पोथी पढ़कर आई हैं। वो अच्छी पर बात करें, जो प्रैक्टिकल बात है वो बात करें। जो काले कानून आप लोगों ने किसानों के ऊपर थोपे हैं, केवल वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर कल किसान 26 जून को दिल्ली में प्रवेश करना चाहता है, संसद भवन तक जाना चाहता है, राजभवन में वो ज्ञापन देना चाहता है, तो वो केवल एक उसका शांतिपूर्ण आंदोलन करने का तरीका है। मैं अपनी बहन को समझाना चाहूंगी कि किसान हमारा शरीफ है, कमजोर नहीं है, लेकिन आपकी सरकार उसको कमजोर करने पर तुली हुई है। पहले दिन से जब वो आंदोलन में आया था, आप लोगों ने क्या कहर नहीं बरपाया उनके ऊपर। आप लोगों ने वाटर कैनन बरसाए, आप लोगों ने आंसू गैस के गोले छोड़े, आप लोगों ने जब वो बॉर्डर्स पर बैठे थे उनके पानी के कनेक्शन काट दिए, बिजली के कनेक्शन काट दिए, वहां का इंटरनेट बंद कर दिया, ताकि जो सच्चाई है वो जनता तक ना पहुंच पाए। और जो पढ़ा लिखा आप खूब सारी जो आपके पास पोथियां हैं इस वक्त, उसमें जो पढ़ा हुआ टेक्स्ट है वो आप जनता तक पहुंचाएं और झूठ बोले। हमेशा से भाजपा झूठ की राजनीति करती आई है और आगे भी शायद अगर यही सिलसिला चलता रहा तो भाजपा का कब ग्राफ डाउन आ तो रहा ही है, वो तो जिंदा देख रही है, लेकिन एकदम से कब वो फ्लैट हो जाएगी नहीं मालूम। ठीक है, आज बात हम मुद्दे की करते हैं कि जो कल उनका जो प्रोग्राम है, एक 8वें महीने के प्रवेश द्वार में वो जा रहे हैं। जो 7 महीने से कड़ा आंदोलन, भरी सर्दी उन्होंने झेली, भरी गर्मी उन्होंने झेली, बारिशें उन्होंने झेली, लेकिन आपके दिल में कोई दया नहीं है। बिल्कुल निर्दयी सरकार है, संवेदनहीन सरकार है, जो ना उनकी सुनती है ना उनके लिए कुछ करती है। आप किसानों की मुश्किलों को नहीं समझ रहे, बल्कि उनके लिए अपमानजनक शब्द आप इस्तेमाल कर देते हैं। आप ही के मंत्री कभी कह देते हैं वो खालिस्तानी है, वो पाकिस्तानी है। अभी आप क्या कह रहे थे, वो आंदोलन जीवी है। अरे आप कौन से जीवी है, आप ये बताइए। आप तो मौका परस्त जीवी है, आप तो झूठ जीवी है, आप निर्दयी जीवी है। आप क्या नहीं है, आप ये बताइए। झूठ बोलकर सत्ता में आप आए, आज भी किसानों के बल पर आप सरकार में बैठे हैं, सत्ता की कुर्सी, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी पीठ थपथपाते हैं, अखबारों में आते हैं। जेपी नड्डा जी ने उनकी पीठ थपथपाई। अरे कुछ कर दिखलाइए तब पीठ थपथपाइएगा। आप ये बताइए, जो ट्यूबवेल के कनेक्शन, आप मेरी बात सुनिए रंजीता जी, मैं प्रैक्टिकल बात कर रही हूँ, मैं पढ़ी लिखी बात नहीं कर रही किताबों में से। जो ट्यूबवेल के कनेक्शन के पैसे, ट्यूबवेल के, सुनिए रंजीता जी सुनिए आप, जो ट्यूबवेल के कनेक्शन के पैसे आप लोगों ने, उनकी सिक्योरिटी सरकार ने किसानों से ली है, वो कनेक्शन आपने उन्हें क्यों नहीं दिए? उस पैसे का आपने क्या किया? आप बताइए, धरातल पर क्यों नहीं बात करती हैं आप? किसानों को क्या समझ रखा है आपने?
ऊपर से आप कहते हैं कि वो बॉर्डर्स खाली हो गए। अरे भाई, आप लोग उनको तरसाने लगे हुए हैं, बूंद बूंद पानी से तरसा रहे हैं। धान की फसल का सीजन आ रहा है, बारिश का अभी कुछ पता नहीं है। जो वो लोग ट्यूबवेल कनेक्शन मांग रहे हैं वो आप देने को तैयार नहीं है। कैसे वो खेती करेगा? आप अडानी अंबानी की फैक्ट्रियों में अनाज प्रोड्यूस करेंगे क्या? आप लोग किसानों को अगर उजाड़ना चाहते हैं तो आप बताइए, फैक्ट्रीज में अनाज प्रोड्यूस करने का कोई विकल्प है क्या आपके पास? आप केवल ये बता दीजिए। ठीक है, किस चलिए तरह की राजनीति कर रहे हैं आप? चलिए रजत पंजेटा जी, केवल झूठ की राजनीति कानून कर रहे में हैं काला आप। क्या है बार बार पूछ रही हैं रंजीता मेहता जी। मैं चाह रहा हूं यहीं से शुरुआत करें। ठीक है रजत पंजेटा जी, ये भी बताएं, और साथ ही साथ ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है इसके क्या मायने समझे जाए? क्या ऐसे हल निकल आएगा राजभवन का घेराव करने से? ठीक है रंजीता जी, एक सेकंड। पंजेटा जी। आयुष जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि रंजीता जी से परमिशन ले दीजिए कि वो मेरे बीच में नहीं बोलेंगी, मैं उनके बीच में नहीं बोला। जितना मर्जी उनका मन करे, अपनी टर्न में आके चाहे गालियां निकाल लेना, मेरे प्लीज बीच में ना इंटरप्ट करें। उन्होंने काला क्या है और कल जो किसानों की रणनीति है, देखिए पहली बात तो जो किसान कल मना रहे हैं इमरजेंसी को भी, और 7 महीने भी हो जाएंगे। देखिए इमरजेंसी एक काला अध्याय था इस देश के इतिहास में, हमारे नेताओं ने भी जेल काटी है उसके लिए। और कौन सी पार्टी के नेता ने अपना भेष, सरदार का भेष बदल के इमरजेंसी से बचने के लिए, वो भी सब लोग जानते हैं, मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा। देखिए कल जो है वो घेराव नहीं है, उन्होंने ज्ञापन देना है राज्यपालों को, सब राज्यपाल जहां भी हैं स्टेट्स में, वो राज्यपाल को ज्ञापन देंगे, वो नाडा साइड में इकट्ठे होंगे। हाँ, जो ट्यूबवेल कनेक्शन की बात की गई है, 3-3, 4-4 साल हो गए हैं, लाखों जो पैसा रुपया किसानों का कनेक्शन के नाम पे सरकार वो लेके बैठी हुई है। तो उसके लिए घेराव जो है वो सेक्टर 6 पंचकुला में जो बिजली का कार्यालय है, घेराव उसका जरूर है। जो राज्यपाल का है, गवर्नर का घेराव नहीं है, वहां सिर्फ ज्ञापन देना है किसानों ने। दूसरा, आपने एक बहुत सवाल उठाई दिया है। वैसे तो आयुष जी, मैं लेंथ में आपके डिबेट में काफी बारी चर्चा कर चुका हूं, क्योंकि अब आपने सीधा सवाल ये पूछ ही लिया है कानून में काला क्या है। तो आयुष जी, 12 संशोधन के लिए तो खुद जो है एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र तोमर जी मान चुके हैं। अगर कोई काला नहीं होता तो वो क्या मानते? फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड, ये मैडम रंजीता जी नोट कर ले, क्या पता ये अगले डिबेट में या किसी और चैनल में दोबारा पूछने काला क्या है। तो हमारी वंस एंड फॉर ऑल मैं अभी गिनाई देता हूँ। फार्मर ट्रेड प्रोड्यूस एंड कमर्स प्रमोशन फैसिलिटेशन एक्ट का जो सेक्शन 6 है, उसमें जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको एग्जाम्प्ट किया गया है कि वो एपीएमसी मंडी के बाहर जो है खरीद कर सकते हैं बिना किसी लाइसेंस के, बिना किसी रजिस्ट्रेशन के। और जबकि आप मंडी के अंदर जाते हैं तो ई नाम के जरिए एक बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसीजर है जहां पे रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है। ठीक है जी। उसके बाद आप देते हैं वहां खरीद पे एमएसपी का आश्वासन, वर्बल एश्योरेंस। अभी आप दबाव में है मैडम, तो आप थोड़ी बहुत खरीद कर रहे हैं और वो भी एमएसपी पे। किसान को जो धरातल है उस पे एमएसपी नहीं मिल रही। इस साल जो पिछले साल सरकार ने मक्का का बीज प्रोवाइड किया था, उसमें उपज ही नहीं हुई, उसमें निकला ही नहीं खेतों के अंदर, और वो 800 से 1100 में ही पिटा है। ये एमएसपी के ऊपर किसी भी फसल, हरियाणा में तो मुझे लगता है चलो और स्टेट्स के हिसाब से थोड़ी बेहतर होगी, नहीं एमएसपी नहीं मिली है, ये पोजीशन है। और जो उसके बाद में आता हूं सेक्शन 15 के ऊपर, इसी के ऊपर, एक्ट के ऊपर आपने एसडीएम को एक फाइनल अथॉरिटी दे दिया, ज्यादा से ज्यादा आप डीसी के पास जा सकते हैं, आपने किसान के वहां हाथ बांध दिए। आप सेक्शन 4 के अंदर सिर्फ एक पैन कार्ड के ऊपर खरीद अलाउ कर रहे हैं, जबकि इतने केसेस हैं जहां जो व्यापारी है वो किसान को चेक दे देता है, चेक बाउंस हो जाता है, रातों रात अपनी शटर डाउन करके भाग जाता है। आपके पास बहुत से एग्जांपल्स हैं ऐसे। उसके बाद सेक्शन 13 है। सेक्शन 13 के अंदर आप सरकार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, उसके ऊपर आप कोई केस नहीं कर सकते। जो बिजनेस हाउस है उसको आप कोई केस नहीं कर सकते। जो सरकारी अधिकारी है उसको इम्यूनिटी है। आप सरकारी अधिकारी के खिलाफ, यानी सरकार ने अपने आप को इन बिजनेस हाउसेस को पूरा का पूरा प्रोटेक्ट कर लिया है। अब मैडम जी पूछ रही थी कि ये काले कानून वैकल्पिक है। मैडम ये वैकल्पिक नहीं है। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट कैसे वैकल्पिक है, पहले आप ये बता दीजिए। वो वैकल्पिक नहीं है, वो आपने थोप दिया है। उसके परिणाम आज जो सरसों का, वनस्पति का, पाम ऑयल, जो तेल की कीमतें 200 रुपए लीटर तक हो गई हैं, लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। जो एसेंशियल चीजें हैं मैडम, जो किचन में चाहिए, प्याज, टमाटर, कुकिंग ऑयल, वो आपने हटा दिया। आपने काला बाजारी को
खुद ही एक परमिशन दे रहे हो कि आपने जितनी होर्डिंग करनी है करो। कंट्रैक्ट एक्ट के अंदर आपने लोन की जगह क्रेडिट वर्ड यूज किया है मैडम। आप जो आपके साथ कंट्रैक्ट करेगा वो आपकी जमीन पे पॉली हाउस लगाने के लिए, कुछ और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए क्रेडिट उठा सकता है। ये बात घुमा के दी गई है। आयुष जी, ये काले कानून इतने ही अच्छे होते तो ये हाउस में लेके आते ना, 5-5 साल 10-10 साल तक बिल अटके पड़े हैं। ये इन्होंने जब पूरा देश बंद था उसमें इन्होंने अपॉर्चुनिटी ढूंढी। अरे आपको ऑर्डिनेंस के थ्रू लाने की जरूरत ही क्या थी, इतने अच्छे होते तो। और सरकार अब भाग क्यों रही है? किसान क्या मांग रहा है? न्यूनतम समर्थन मूल्य, मैक्सिमम नहीं आयुष जी। आज अगर आप देखें आयुष जी, किसान अपनी कीमतों के लिए ये A2, ये इन्होंने कहा मैडम प्लीज मैडम आपको तकलीफ होगी, मुझे पता था आपको तकलीफ होगी। आप मेरा समय ले लेना, जो नेक्स्ट टाइम मेरे को आयुष जी, मैं अपना नेक्स्ट वाला समय मैडम को देता हूँ। आयुष जी, मैं अपना नेक्स्ट वाला समय भी मैडम को देता हूँ, आप मेरा समय दे देना मैडम को, अब मुझे बोलने दीजिए। A2 के अंदर जो स्टेट कैलकुलेट करती है आयुष, ये कह रहे हैं ना A2 दे रहे हैं, इन्होंने C2 के लिए तो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे दिया, हलफनामा दे दिया कि ये दे ही नहीं सकते, लेकिन A2 के अंदर स्टेट कैसे कैलकुलेट कर रही है? ये पेस्टिसाइड। चलिए, मुझे लगता है कि अब आपकी जो सवाल है रंजीता जी ने नोट किए होंगे, लेकिन दहिया जी मुझे ये बताइए कि भाई इसका ये जो समाधान है ये निकलेगा कैसे? क्या अभी 36 महीने इंतजार और करना पड़ेगा? क्योंकि राकेश टिकैत को अभी मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि 36 महीने अभी इंतजार और करना पड़ेगा, पुराना बुखार है, समय लगेगा जाते जाते। आयुष जी, मैंने आपके चैनल में पहले ही बताया था कि हम 2024 तक के तैयार बैठे हुए हैं। अभी रंजीता मेहता जी बोल रही थी, काफी उनकी मैं सुन नहीं पाया था, लेकिन मैं इतनी बात जरूर कहूंगा, जैसे ये बीजेपी की प्रवक्ता है ना, स्पोक्स पर्सन, तो उनको बीजेपी की भाषा ही बोलनी पड़ती है। तो ये जो 3 काले कानून है ना, इसमें किसान को मजबूर किया जाएगा कि वो कॉर्पोरेट हाउस का गुलाम बन जाएगा और उसकी जमीन पर कॉर्पोरेट हाउस जैसे चाहेगा वैसे कब्जा करेगा। इनको ये सोचना चाहिए कि कम से कम इस देश के ऊपर ऐसे कानून ना थोपे जाएं कि आने वाला समय खतरनाक हो जाएगा। इन्होंने मेरी बात को घुमाने की कोशिश की, इंदिरा गांधी की बात को। मैंने कहा इंदिरा गांधी जो गलती की वो काला अध्याय बन चुका है, वो सारी उम्र के लिए रहेगा। जो आज मोदी जी कर रहे हैं वो सारी उम्र के लिए रहेगा, कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज बाहर निकल गए, कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में अच्छा नहीं चल रहा है। हमारे हरियाणा का डीजीपी मनोज यादव कहता है कि मैं यहाँ से फ्रस्ट्रेट हो चुका हूं, मुझे सेंटर में भेज दी जाए। इससे ज्यादा अब सुगुन क्या होगा कि ये स्टेट का जो डीजीपी है वो भी वहां से जाना चाहता है। मैडम जी, आप कुछ सोचिए, आप ये समझिए कि किसानों के साथ अत्याचार मत करो, और किसान वो चीज है जो डटे हुए हैं। आप लोगों में दम ही नहीं है, आप जैसे लोग तो छोड़ के भाग जाएंगे यहाँ से। जैसे आपने रामदास शर्मा की बात बताई, रामदास शर्मा ने इमरजेंसी देखी है ना, तो ये भी इमरजेंसी वैसे लगी हुई है। वो 19 महीने की लगाई थी इंदिरा जी ने, सिर्फ नेताओं के ऊपर, ये इमरजेंसी लगी है हर एक इंसान के ऊपर। हर इंसान जो वो तराई करा हुआ, जैसे इन्होंने कहा हमारे प्रवक्ता साहब ने कि तो तेल है वो 220 से ऊपर चला गया है। अरे गरीब आदमी खाएगा क्या? आप क्यों उसके पेट को मार रहे हो? रही बात आपकी ये दवाइयों की, कोरोना की, आपने देखा हुआ प्रशासन कैसे फेल हो चुका था। आपके पास ना तो बेड मिले हैं, ना ऑक्सीजन मिली, ना दवाई मिली है, ना डॉक्टर मिले हैं। इससे ज्यादा वो देश में क्या होगा? आज की डेट में जो हमारा शासन प्रशासन है वो मैडम जी बिल्कुल फेल हो चुका है, और इंटरनली तो बिल्कुल ही फेल हो चुका है। और किसान जो है वो कम से कम एक संगठित है कि वो अपने हक के लिए लड़े रहे हैं, अपने ट्रैक्टर ट्रॉली लेके आते हैं, अपना डीजल फूकते हैं जो 90-100 के बीच में बिकता है, समझा, जो डेली बच रहा है। आपको क्या बताएं? चलिए दहिया जी, एक सवाल का और शार्पली रिएक्शन दीजिए, उसके बाद मैं रंजीता मेहता जी के पास जाऊंगा। रंजीता जी ने एक सवाल इससे पहले भी उठाया था, उन्होंने कहा कि जहां जहां पर कांग्रेस की सरकारें हैं वहां पर भी तो एमएसपी नहीं मिला ना किसानों को, वहां आप लोगों ने इसका विरोध क्यों नहीं किया? यहां तो आप एमएसपी पे कानून चाहते हैं, वहां उनको एमएसपी नहीं मिल रहा, कम से कम उसका विरोध तो जता दीजिए कि नहीं मिला। हम तो ये कहते हैं कि एमएसपी कानून पूरा देश में बनाया जाए, एक कानून बनाया जाए, एक जगह का सब चीजें वही लागू किया जाए। हम सब क्यों उनकी कांग्रेस की तारीफ कर रहे हैं? हम तो कहते हैं अगर कांग्रेस ऐसा करती तो कांग्रेस को भेजता क्यों? हमने मोदी साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाया, सभी ने, जनता ने एक दिल से बनाया था कि प्रधानमंत्री ने हमें वादे किए थे कि वो वादे सारे फेल हो चुके हैं। हम अगर इतने अच्छे कांग्रेस वाले होते तो मनमोहन सिंह बैठे हुए थे 10 साल से, हम उनको ना एक मौका और दे देते। उनको हमने क्यों हटाया था? वो तो गरीब इंसान थे ना, एक इकोनॉमिस्ट भी थे, दूसरे जो हमारी इकोनॉमी को ऊपर ले गए थे, लेकिन हमने उसको फिर भी वही हटा के मोदी जी ने विश्वास किया कि उन्होंने इतने वादे दे दिए थे कि हम सोचे हम यहाँ स्वर्ग में रहेंगे, और वो स्वर्ग का हम देखा क्या हाल हो रहा है कि हम नरक से पत्थर चले गए हैं। आज हमें लाले ये पड़ रहे हैं कि हमारी नौकरी पोखरी छोड़ो, कि हम जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे, अगले दिन हम सुबह उठ पाएंगे नहीं उठ पाएंगे। चलिए रंजीता जी, अब सवाल इस बात का है कि इसीलिए तो मांग कर रहे हैं ना कि एमएसपी पर कानून बना दीजिए। अब अलग अलग राज्यों में कहां तक आंदोलन करते रहेंगे? एमएसपी पर एक कानून बनाइए, जो उससे कम पे खरीदेगा उसको जेल हो जाएगी, सबको एमएसपी मिलेगा। रंजीता जी, मैं चाह रहा हूं जवाब दें। आयुष, मैं सबका जवाब दूंगी। सबसे पहले तो मेरी बहन जो वेणु अग्रवाल जी कह रही थी कि हम ट्यूबवेल के कनेक्शन नहीं दे रहे, हम पैसे खा रहे हैं, सिर्फ इनसे एक सवाल का जवाब चाहती हूँ। ये बता दें कि रवनीत सिंह बिट्टू जो पंजाब के सांसद हैं,
वो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं। आप लोगों ने भी अपने चैनल के माध्यम से दिखाया था कि जब उनका विरोध हुआ तो उन्होंने ओपन में सबके सामने आतंकवादी और खालिस्तानी इन किसानों को बताया था। तो वो किस पार्टी के सांसद हैं, या मैं झूठ बोल रही हूँ, या आपके चैनल पे दिखाई हुई वो बातें झूठी थी जिसपे रवनीत बिट्टू जी स्वयं ये शब्द किसानों के लिए यूज कर रहे थे। तो ये कांग्रेस की भाषा है, खालिस्तानी और आतंकवादी कहलाना ये भाजपा की भाषा नहीं है। और जहां तक पंजेटा जी फेयरली सुना रहे थे कि इस लाइन में ये दिक्कत है, इस लाइन में वो दिक्कत है, तो इनकी जानकारी के लिए भी बता दूं, हम सभी संशोधन करने के लिए तैयार थे। कानून बनते हैं, कानूनों में संशोधन होते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट और उसके अंदर जो संशोधन है वो प्रक्रिया सारी जिंदगी तमाम उम्र चलती है, पर कानून कभी भी वापस नहीं लिए जाते, वो खत्म नहीं किए जाते। हम हर चीज पर बैठने के लिए तैयार थे और हमने क्या सुप्रीम कोर्ट ने इनको 1.5 साल के लिए स्थगित कर दिया था, तो आज भी किस बात के लिए वहां पर बैठे हैं और अपनी जिद पर अड़े हैं, इसका बात तो राजनीतिक पार्टियां दे सकती हैं जिन्होंने इनको स्पॉन्सर करके वहां पर बिठाया हुआ है। और जहां तक बात है, अभी भैया जी बोल रहे थे कि इन्होंने हमें बर्बाद कर दिया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, एमएसपी नहीं बना रहे। अरे जनाब, आपके लिए ये जरूरी है क्योंकि आपको सरकार भी चाहिए और आपको और ये बाजार ही था जिसके चलते रेट है तो बाजार से ज्यादा मिले, सरकार से ज्यादा मिले तो आपने बाजार के अंदर बेचा, और गेहूं के दाम आपको बाजार में नहीं मिले तो आप सरकार के पास आए। सरकार ने आपका 84 लाख जो टन गेहूं था वो हमने खरीदा और उसकी पेमेंट 16,000 करोड़ सीधा किसानों के अकाउंट में डाली। आज बताइए, पेमेंट लेट होती है तो उसके ऊपर हमने 1 करोड़ रुपया ब्याज भी दिया। इसलिए साफ सुथरी अगर सरकार कोई चला सकते हैं तो भाजपा ही हो सकती है। और जो मैं कांग्रेस के भी बैठे हैं, सीटू चलाते हैं, और अभी पंजेटा भी सीटू कर रहे थे। A2+FL जो है 50% मुनाफे के साथ देने का काम किसने किया है? वो भाजपा की सरकार ने किया है। स्वामीनाथन रिपोर्ट को पिछले 8 सालों से अपने पैरों के नीचे दबाकर जो कांग्रेस की बैठी थी, ना इन्होंने इसका अब तक हल निकाला था, ना हल निकालने की तरफ इन्होंने सोचा था। आज 6,000 का मुआवजा बढ़ाकर हमने 12,000 कर दिया है आपदा राहत के अंदर। वो भाजपा की सरकार ने किया है, वो कांग्रेस की सरकारों ने ही नहीं किया। और जिस तरीके से आप ये बार-बार मांग कर रहे हैं कि हम एमएसपी पे कानून बनाए, सब कुछ होगा। आप वहां से उठिए, आप बैठ के वार्तालाप करिए, आपका एक नुमाइंदा उस मीटिंग के अंदर दिखाया जाएगा जब इसके अंदर संशोधन किए जाएंगे। जो चीजें आपको अच्छी लगेंगी वो रखी जाएंगी, जो चीजें आपको अच्छी नहीं लगेंगी, आप भ्रमित होंगे, वो निकाल दी जाएंगी। उसके बावजूद अगर आप अड़ी पर बैठे हैं तो आप बैठे रहिए, उसका कोई हल नहीं निकल सकता। क्योंकि जिस तरीके के किसान खुशहाल है, वो अपने घरों में जाकर अपनी फसलें भी उगा रहा है और अपने खुशहाल जिंदगी भी जी रहा है। आधे से ज्यादा किसान जो है इस बात की फेवर में ओपन बयान तक भी दे चुके हैं कि सरकार के तीनों कानून अच्छे हैं, पर कानून अभी भी लागू नहीं हुए हैं। जो भ्रमित करके जो किसानों को आज तक भ्रमित किया जा रहा है, आज पीएम किसान सम्मान निधि के तहत उन 11 लाख किसानों को लाभान्वित किया जा रहा है। आज भुवंतर भरपाई योजना के तहत पहला हरियाणा ऐसा राज्य बना है जिसके अंदर सरकार ने पहले 14 फसलें थी और वो वहां फसलें 22 कर दी है। आज दूध के नाम पर भी जो इनाम है नस्ल सुधार के नाम पर, वो भी हमारी सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। तो इतनी मॉडिफिकेशन सरकार कर रही है इस महंगाई को कम करने के लिए। आज हम महंगाई की बात कर रहे थे, पेट्रोल और डीजल सबसे इंपॉर्टेंट खड़ी होती है महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। आज कांग्रेस ने जो गलतियां की थी, जो ऑयल बॉन्ड खरीदे थे, 2026 तक हमने ब्याज समिति को पैसा वापस करना है और सरकार उस ब्याज समिति पैसे को वापस कर रही है, जिसकी वजह से सरकार इस महंगाई को कंट्रोल करने में अभी धीमी गति पे है। अगर इन्होंने इथेनॉल का उसी समय इजाद किया होता जो सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन भारत के अंदर होता है, तो आज डीजल पेट्रोल भी हमें सस्ते अमाउंट में मिलता। हमने 1200 करोड़ रुपया इसी के संशोधन के लिए, इसी की इजाद के लिए आज खर्चा है, ताकि आने वाले समय में हमें ये पेट्रोल और डीजल सस्ता मिले। क्योंकि 2014 के बाद जो डी एलोकेशन है वो हमारे हाथ से जा चुकी है, हमारा नियंत्रण यहाँ से जा चुका है। और पंजेटा जी जिस तरीके की मुस्कुराहट दे रहे हैं, निश्चित तौर पर ये मुस्कुरा सकते हैं, क्योंकि 22 साल से जो सत्ता से बाहर होता है निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं वेंटिलेटर पे चला जाता है और अपने आप को जिंदा रखने के लिए आज ये जयंतियां मना रहे हैं कि आज हमारे जो पूर्वज है वो जेल काट के बाहर आ गए हैं। तो उनके लिए भी बता दूं, आज जो है जमाना बदल चुका है। आज भ्रष्टाचार, आज डर वाली सरकारें, आज फैलावट
बस्ती वाली सरकारें, आज लोगों की प्रॉपर्टी के आगे खड्डे करने वाली सरकारें, ये नहीं चलती। आज लोगों को साफ सुथरी सरकार चाहिए, जो कहती है वो करती है। और जो मनोहर लाल खट्टर जी हैं, जो उन्होंने वादे किए थे एक एक करके वो वादा, वो सारे वादे पूरे करेंगे। वेणु जी से मैं शुरुआत कर रहा हूं। वेणु जी जवाब दीजिए रंजीता जी की बात का। आयुष, बिल्कुल रंजीता जी आज बहुत, क्योंकि वैसे तो झूठ की सरकार है, लेकिन दो बातें इन्होंने सच बोली। इन्होंने बोला कि किसान बैठे हैं तो बैठे रहे, हम कुछ नहीं कर सकते। दूसरी बात इन्होंने बोला कि महंगाई पर से हमारा नियंत्रण उठ चुका है, उसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते। अरे भाई, झूठ बोलकर सत्ता में आना, अपनी गलतियों का ठीकरा दूसरों पर फोड़ना और जेलस की भावना होना इनमें कि जहाँ इनकी सरकार नहीं है वहां की ये उपलब्धियां नहीं देखती हैं। लेकिन ठीक है, ये इनका कसूर नहीं है, इनका शीर्ष नेतृत्व ने इनको जो सिखाया वो ये यहाँ पर कहेंगे, बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, कांग्रेस बिल्कुल किसानों के साथ खड़ी है, हमेशा से खड़ी है, पहले दिन से खड़ी है। आप देख रहे होंगे कि हमारी जो प्रदेश अध्यक्षा मैडम कुमारी शैलजा जी हैं, हर मोर्चे पर किसान के साथ हैं, हर जगह उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हैं। और यही सीख हमें मिली है और हम भी किसानों को यही कहेंगे कि भाई कोई भी क्षेत्र हो, आप रंजीता जी बोलने दीजिए, आप अपनी बारी में बहुत बोलते हैं, आप हमें बोलने दीजिए कि कोई भी क्षेत्र हो, यदि प्रयास शुरू किया है तो परिणाम तक पहुंचिए। हम आपके साथ हैं, आपका प्रयास है, हमारे आपके साथ है, बिल्कुल मदद है और परिणाम तक हम पहुंचेंगे। इस सरकार को झुकाएंगे, इनके कानूनों को झुकाएंगे, इनके जो झूठ है उसको झुकाएंगे और सच्चाई सामने आएगी। आप देखिएगा, किसान हमारा अन्नदाता है और जीत हमारी धरती माँ की होगी, हमारी धरती माँ के पुत्रों की होगी, हमारी जनता की होगी। पंजेटा जी क्या कहना चाह रहे हैं? जवाब नहीं दिया कि रणवीर सिंह कौन है। आयुषी, रंजीता जी ने मेरी पार्टी के बारे में बहुत कुछ बोल दिया, हमारे नेता के बारे में भी बहुत कुछ बोल दिया। इनसे मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि ये 31 एमएलए होने के बाद भी अपनी पार्टी में नहीं टिक पाई। और मैडम, बिल्कुल बहुत जमाना बदल गया, आजकल खुददारी और ईमानदारी और वफादारी नहीं रही मैडम। इसीलिए हम बिना किसी के भी, आप देखिए हम कितने खुददार है जो अपने नेता के साथ डटे हुए हैं। अरे मान और फकर है हमें ऐसे नेता के ऊपर। आप करप्शन की बात कर रहे थे, 1 रुपए का चार्ज नहीं साबित कर पाया कोई कि 1 रुपए भी लिया हो। राजनीतिक षड्यंत्र के जरिए कैसे उनको जेल भेजा गया, ये सारी दुनिया जानती है। कोई बात नहीं मैडम, आप 31 एमएलए के बाद भी अपनी पार्टी में टिक पाई मैडम। हम भी फिर हमें और फकर से हमें मान है हमें अपनी पार्टी पे। दूसरा, मैडम ने अभी जानकारी नहीं है मैडम को। मैडम एक मिनट मैडम ने एक बात कही कि कानून वापस नहीं होते। अटल बिहारी वाजपेयी शायद भाजपा के प्रधानमंत्री थे। 11 जनवरी 1999 में इन्होंने लैंड सीलिंग एक्ट जो है वो रिपील किया था और ऑर्डिनेंस के थ्रू उसको वापस लिया था। ऐसे अनेक उदाहरण है मैडम, अगर गूगल पे चेक करेंगी तो इनकी जानकारी जो है वो दुरुस्त हो जाएगी। मैडम ने और बहुत सी बातें करी। मैडम ने कहा फसल बीमा योजना, मैडम ने फसल बीमा योजना की बात तो कर दी। मैडम, आपको ये पता है कि आप सारी जो गवर्नमेंट की कंपनीज हैं, जो न्यू इंडिया इंश्योरेंस है, कोई भी है, आप उनको सबको छोड़ के आप रिलायंस इंश्योरेंस को हजारों करोड़ का फायदा हर साल पहुंचाते हो। किसान को फायदा नहीं हो रहा उससे। दूसरा, मैडम ने बात कही किसान बेचना सीख ले। मैडम, किसने मना किया कि आप मंडियां बाहर ना लेके आइए? आप किसान को एमएसपी देने में इतनी झिझक किस लिए है? उसमें कानून बनाने में क्यों भागते रहते हो उस सवाल से? तीसरा, मैडम ने कहा कौन सी आरटीओ की दुकानें बंद होगी। इन्होंने फीस बढ़ा दी, किराया बढ़ा दिया, 600 से 15,000 के आसपास इन्होंने कर दिया। मैडम ने कहा कि मैंने सीटू का नाम लिया, मैंने सीटू का नाम नहीं लिया। मैडम ने कहा कि A2 और FL हम दे रहे हैं। मैडम, आप जो आज कीमत डिसाइड कर रहे हो वो 20-25 साल पुरानी है, जो उसमें बीज आता है, खाद आता है, फर्टिलाइजर आता है, और आप तेल को आप कभी बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हो। तेल की कीमतें आप कभी नहीं जोड़ते हो इसमें। आज हर ग्रामीण का, किसी भी पंप में जाइए ग्रामीणांचल में, लाखों रुपए का उधार है डीजल का। आप जाके पता तो करिए, सर्वे तो कराइए। चलिए ठीक है। राजेश दहिया जी मुझे ये बताइए, क्योंकि अभी यहाँ पर जो है रंजीता मेहता जी ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि आप धरना छोड़िए, चूंकि 1.5 साल के लिए तो हमने वैसे ऑलरेडी होल्ड कर लिया है, बातचीत के टेबल पर आइए, आप जो बात कर रहे हैं उन सारी बातों पर हम चर्चा के लिए भी तैयार हैं, उन बातों को हम मानेंगे भी, लेकिन वहां बैठे रहेंगे तो फिर हल कैसे निकलेगा? राजेश दहिया जी। मैं कहता हूं कानून बनाता कौन है? वहां पर एक्सपर्ट आदमी होते हैं। जब उनसे कानून नहीं बनते और वो कहते हैं संशोधन हम करेंगे, तो हमसे कानून बनवा लो।
ये बात करते संशोधन की। हम 22 कितनी मीटिंग हमारी हुई थी, 22 जो कृषि मंत्री ने क्या कहा था, आगे जिसने करना करो ना, उठ के चले जाओ, और हम उठ के आगे थे। इतनी बेइज्जती बर्दाश्त किसान नहीं करता। सर आयुष जी, जो मेहता जी बैठ के यहाँ बोल रही है ना, और आगे बॉर्डर बैठे हुए हैं, हमारे जो आदमी है बॉर्डर पे रुके हुए हैं सेना के, वो क्यों रुके हुए हैं? क्योंकि हमें चिंता है कि कभी वहां पे कोई आक्रमण न कर दे। तो जो हमारे यहाँ बॉर्डर पर किसान बैठे हुए, ये हमारे सेना के एक जवान है, जो किसानों की सेना है, समझा। हम इसे डटे हुए हैं कि सरकार हमारी पीठ में कब छुरा ना घोंप दे, हम डटे हुए हैं। और रही बात संशोधन की, अगर ये किसान को पावर देते हैं कि आप बिल बना ले, तो हम बिल बना लेंगे, हम एमएसपी बिल बना देंगे। और जो कहा है C2 फार्मूला, जैसे आपने हमारे प्रवक्ता साहब ने कहा एलडी ने, कि डीजल पेट्रोल तो जोड़ते नहीं है। यदि ये सरकार ये कहती है कि ये पेट्रोल कंपनियां बाहर की कंपनियों से अटैच है, हम इस पर कंट्रोल नहीं कर सकती। जब सरकार पेट्रोलियम कंपनियों पर कंट्रोल नहीं कर पाती, वो क्या कंट्रोल करेगी? किसान को तो इन्होंने चारों तरफ से मार दिया है। आप देखो, कोई भी बिजनेसमैन होता है, वो अपना जो प्रोडक्ट होता है उसका प्राइस खुद फिक्स करता है और उसमें सभी चीज जोड़ता है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन है, चाहे कुछ भी है। एक किसान ऐसा है कि इसको एक ठोक कर ले रहे हैं और उसकी मार रहे हैं आराम से तबीयत से, जिससे वो कुछ नहीं उठा पाए। बात करें इंश्योरेंस की, जैसे आईएलडी प्रवक्ता ने कहा कि रिलायंस कंपनी ने दे रखा है, सच्चाई है ये कि हर महीने किसान की खेती के अंदर से पैसे काट ले जाते हैं, और जब उसको आपदा आती है तो सरकार उसको चक्कर काटता है। मेहता जी ने कहा कि उन्होंने पैसा जो है वो अकाउंट में भेज दिया, और 1 करोड़ से जो उन्होंने इंटरेस्ट दिया। अरे इंटरेस्ट क्यों दिया? क्योंकि पैसा टाइम पर नहीं पहुंच रहा है। अगर किसान की फसल आ जाती है मंडी में, कहीं भी सरकार उठाती है और उसका 3 महीने बाद पैसा पहुंचता है, 3 महीने क्या करेगा वो? ये तो मेहता जी खुद एडमिट कर रही है कि उन्होंने किसान की फसल पे इंटरेस्ट दिया। तो इंटरेस्ट तब दिया जब वो पेमेंट टाइम पे नहीं कर पाई। तो सरकार तो ना तो टाइम पर फसल ले पाती है, ना टाइम पर पेमेंट कर पाती है, और ना टाइम पर किसान को कुछ दे पाती है। मैडम जी, मैं बोल रहा हूँ ना, प्लीज आपने आपके बीच में नहीं बोला ना, मैं आप तक वो करते हैं बीजेपी को यहाँ लाइसेंस मिला हुआ है, और क्या बीच में बोलेंगे? टोटली आज की डेट में जो भारत सरकार के अंदर जितने भी नागरिक रहते हैं ना, वो टोटली डिस्टर्ब हो चुके हैं, वो मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं। वो आप जो जैसे आप कहते हैं कि वो इतने बुरे हालत में हो चुके हैं कि उनको अपना हफ्ता महीना चलाना मुश्किल हो चुका है कि वो अगर खर्चा कैसे चलाएंगे। आपने कभी लेबर को जाकर देखा है? यहाँ बैठ के हमारे प्रवक्ता ने कहा एलडी ने, आप कभी खेत में जाके देखो मैडम जी, अब उन किसानों घर जाके देखो जिनको खाने को रोटी मिल रही है, जिनको रहने का आपने देखा कभी तरीका? आप तो यहाँ एसी बैठ कर बातें मारते हैं बड़ी बड़ी, किसान में जाके देखो ना काम कैसे करते हैं, किसान नहीं है। अरे किसान क्या होगा? किसान को आप समझते कि वो फटी धोती में आएगा क्या फटे कपड़ों में आएगा क्या? कमाल करते हैं आप भी। आप एक किसान जो दुखी है उसके उस पर नमक फेर के ऊपर। आयुष जी, जब तक ये बीजेपी सरकार रहेगी, ये कानून वापस नहीं लेगी। और किसान ने मन बना रखा है कि जब तक कानून वापस नहीं होंगे वो अपने घरों में नहीं जाएंगे। ठीक है, चलिए रंजीता जी, अब जवाब दीजिए। किसान ने मन बना लिया है भाई, कानून वापस नहीं लेंगे, वो नहीं जाने वाले हैं। नहीं जाएंगे। राकेश टिकैत ने भी इस बात को कह दिया, हम 36 महीने भी इंतजार कर लेंगे। इशारा सीधे केंद्र सरकार की तरफ था। रंजीता जी, आयुष, ये जो किसानों का ठेका लेकर यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये किसानों ने डिसाइड नहीं किया। ये कांग्रेस कौंसल यहाँ पर जो बैठकर डिबेटें कर रहे हैं, उन्होंने डिसाइड कर लिया है। ये सभी किसानों का ठेका लेना बंद कर दे, क्योंकि 50% से ज्यादा जो किसान है वो हमारे साथ है, वो हमारे पक्ष में है, इनका दोनों के पक्ष में है। इसलिए सबकी ठेकेदारी लेने पहली बात है बंद कर दे। इस बार मेरा फसल मेरा ब्यौरा के अंदर 4 लाख किसानों ने रजिस्टर किया था, जिसके तहत जो है उनको पैसा उनके अकाउंट में चाहिए था। जो बीच में दलाली करके किसानों का पैसा खाते थे, उनको हमने डायरेक्ट पैसा दे दिया। उसके लिए इनके पेट में दर्द हो रहा है, तो दर्द होने दीजिए, हम तो किसान को डायरेक्ट बेनिफिट देकर रहेंगे। और जहां तक पाम ऑयल की बात की जा रही थी, 5% पहले उसके अंदर मिक्सिंग होती थी, हमने उस मिक्सिंग को बंद कर दिया कि मिलावट वाला तेल हम नहीं बिकने देंगे, जिसके चलते टेम्पररी रेट राइज हुए। तो आप मिक्सिंग वाला तेल लाके लोगों की जान लीजिए, हम आपको जान नहीं लेने देंगे। और इंडोनेशिया से पाम ऑयल जो थे वो वहां से आता था, और हमने पहली बार वहां से जो इम्पोर्ट है वो बंद किया है। हमने वहां से पाम ऑयल इम्पोर्ट होना बंद करवाया है कि हमारा यहाँ का किसान सक्षम है, यहीं से उगाएंगे और यहीं से खिलाएंगे। आप लोगों की तरह नहीं है जिस तरीके से आप राकेश जी, पहले तो आप बैठ के डिटेल दे दीजिए कि आपकी कितनी जमीन है। चलिए, अब इसी आरोप प्रत्यारोप के बीच में चर्चा मैं यही समाप्त करूंगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि कल 7 महीने से आंदोलन को पूरे हो रहे हैं, राजभवन का घेराव भी होगा, लेकिन इस राजभवन के घेराव के बाद आगे की रणनीति क्या होगी और किसान आंदोलन अपने निष्कर्ष पर कब पहुंचेगा, ये सवाल 7 महीने के बाद भी बरकरार है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।